नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है दबाव में कौन, सियासत ऑन। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर दबाव वाले आरोपों को लेकर आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने करारा जवाब दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूं, मैं ना किसी के दबाव ना तो डालता हूं किसी पर, ना ही किसी के दबाव में आता हूं। राजस्थान की धरती पर मेरे मित्र ने एक ये बात कही और इसीलिए ये कह रहा हूं। उपराष्ट्रपति सोमवार को जयपुर के दौरे पर थे। यहां उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूर्व विधायक संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दबाव में आ ही नहीं सकते। राजस्थान का पानी पीने वाला व्यक्ति दबाव में ही कैसे आ सकता है। 28 जून को अशोक गहलोत ने कहा था कि राज्यपाल से लेकर न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति और देश के लोकसभा स्पीकर तक सभी दबाव में हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। दबाव वाली राजनीति पर सियासी संग्राम। उपराष्ट्रपति धनखड़ का गहलोत को करारा जवाब। धनखड़ बोले, ना दबाव डालता हूं, ना किसी के दबाव में आता हूं। मेरे पर कोई दबाव नहीं है, न मैं किसी पर दबाव डालता हूं, न दबाव में आता हूं। अशोक गहलोत ने कहा था उपराष्ट्रपति और स्पीकर तक सभी दबाव में हैं। आपके उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों मैं समझता हूं दबाव कर रहे हैं। लगता है कि वो भी दबाव बेटा। दबाव में कौन, सियासत ऑन। तो आखिरकार इस दबाव वाली राजनीति पर सियासत गर्मा गई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी शुरू हो गया और उपराष्ट्रपति ने यह बता दिया कि वे किसी के दबाव में नहीं आते। आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार दबाव में कौन है। क्या विपक्ष दबाव में है जो सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी को लेकर के क्या ये पूरी सियासत हो रही है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि दबाव की राजनीति, आखिरकार इसके पीछे की रणनीति क्या है। क्या अशोक गहलोत विपक्ष को ये कह करके दबाव में लाना चाह रहे हैं, या विपक्ष अपने दबाव को कम करने पर को लेकर के अशोक गहलोत पर ही पलटवार कर रहा है। सवाल नंबर 3 कि लोकतंत्र में संवाद जरूरी है और इसे लेकर के दूरी ना हो, यानी कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र का हिस्सा है। जब तक दोनों के बीच में आपस में संवाद होता रहेगा, ये जनता के लिए भी लाभकारी है। लेकिन दूरियां जितनी बढ़ती जाएंगी वो उतना जनता के लिए, जनतंत्र दोनों के लिए सही नहीं कहा जा सकता। आज इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आज की चर्चा में शामिल होने वाले मेहमानों के साथ आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त राखी राठौड़ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। हमारे साथ में आशुतोष रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, कैसे अशोक गहलोत के बयान को देखें और उसके बाद आज उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का पलटवार कैसे देखा जाए। देखिए हेमंत जी, यह तमाम बयान राजनीतिक बयान है और इन बयानों का मुझे लगता है कि राजनीति में ज्यादा महत्व है। और एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो चुनावी राजनीति करते हैं, जिनको चुनाव लड़ने होते हैं, जीतने होते हैं, वो अक्सर इस तरह की राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं जिस तरह की अशोक गहलोत साहब करते हुए या आज हमको 28 तारीख को हमको दिखाई दिए। निश्चित तौर पर हमको इस बयान के साथ में एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर वहां आरोप लगाते राष्ट्रपति के ऊपर तो ज्यादा उसके पीछे कोई लॉजिक हो सकता था, लेकिन उन्होंने घेरने की कोशिश की उपराष्ट्रपति और लोकसभा के स्पीकर को, यानी वो प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले दोनों चेहरों पर अपना निशाना साधना चाह रहे थे। यानी कि कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं थी, उनकी पूर्ति करना चाह रहे थे। कुछ कास्ट के इक्वेशंस को बैठाना चाह रहे थे। उनका आरोप अगर संवैधानिक तौर पर पद पर बैठे हुए तमाम बड़े लोगों में सबसे बड़े राष्ट्रपति होते हैं, अगर राष्ट्रपति पर आरोप लगाते तो शायद एक बार के लिए आप मान सकते थे कि विपक्ष को कुछ समस्या राष्ट्रपति से हो, लेकिन उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष पर मुझे लगता है कि यह तमाम अशोक गहलोत साहब की बयानबाजियां राजनीतिक बयानबाजियां हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना चाहते हैं। इन तमाम
तमाम आरोपों के माध्यम से, क्योंकि राजस्थान से जुड़े हुए दोनों बड़े नामों को ही टारगेट किया गया। हेमंत जी, ऐसे में मुझे नहीं जी। लगता कि अशोक गहलोत के पीछे के इस आरोपों के पीछे कोई बहुत बड़ी मंशा थी या कोई बहुत बड़ा ऐसा घटनाक्रम था जिसके लिए उन्होंने आरोप लगाया। मुझे लगता है कि यह बयान महज राजनीति से प्रेरित ज्यादा हमको नजर आते हैं। हेमंत जी, पोद्दार साहब, इसे किस मायने में देखें अशोक गहलोत के बयान को? क्या अशोक गहलोत दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं या राष्ट्रीय राजनीति में वो केंद्र बनना चाह रहे हैं? और हालांकि ऐसे तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा स्पीकर पर लोकसभा में भी जो है वो दबाव में काम करने के आरोप लगाती रही है कांग्रेस पार्टी। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति पर भी दबाव में काम करने के लिए आरोप लगाती रही है। लेकिन राजस्थान से, जोधपुर से, मारवाड़ से अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बयान दे रहे हैं तो इसे कैसे देखा जाए? देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से अशोक गहलोत जी को राजनीति का जादूगर कहा जाता है तो वो जादूगर ऐसे ही नहीं कहा जाता है। और जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपनी पूरी जिसको कहते हैं पूरी जवानी राजनीति करते करते बिता दी, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको चूज करके आप ये समझ लीजिए गुठियां बाहर फेंक दी, तो वो ऐसे ही नहीं कर दी। और जो राजनीतिक बाजीगरी है, क्योंकि देखिए सीधा सा फलसफा है, मैं आपको एक चीज बताऊं, राजनीति का सीधा सा फलसफा है खर्चा या चर्चा। कि आप राजनीति में जब सार गर्भित रहते हैं कि जब आप चर्चा में रहे, और अशोक गहलोत जी चर्चा में कैसे रहा जाता है इस बात को बड़ी बात जानते हैं। अगर अशोक गहलोत जी आज मान लीजिए जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका अब धनखड़ जी ने यानी कि माननीय उपराष्ट्रपति जी ने उसका जवाब दिया, तो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना। और आज भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को राजस्थान की राजनीति के अंदर एक प्रतीक, एक जिसको कहते हैं प्रमुख मुख्य बिंदु बना करके वो स्थापित किए हुए हैं। और वो केवल उनकी ये राजनीतिक जो बाजीगिरी है, ये उसी का एक परिणाम है। रही बात, देखिए जो अशोक गहलोत जी ने दबाव वाली बात करी, तो हेमंत जी देखिए कुछ चीजों की आपको सच्चाई स्वीकार करने में आपको मेरे हिसाब से हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति का और विशेषकर सत्ताधारी राजनीति का सीधा सीधा है, या तो आप दबाव में काम करेंगे या आप प्रभाव में काम करेंगे। अगर आप दबाव या प्रभाव में काम नहीं करें, दबाव में भी नहीं करें और प्रभाव में भी नहीं करें, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से आप पद के अभाव में काम करेंगे। फिर आपको जिस तरीके से आज वसुंधरा राजे सिंधिया जी है, वो कहीं ना कहीं अभाव में बैठी हुई है, उनके पास कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट उनके पास नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अशोक गहलोत जी जो बात कह रहे हैं उसको आप सर्वथा इनकार भी नहीं कर सकते। तो यही एक अशोक गहलोत जी की मैं जादूगिरी कहूंगा या बाजीगिरी कहूंगा, कहीं ना कहीं वो केंद्र के अंदर भी दस्तक दे रहे हैं और प्रदेश की राजनीति में अपने आप को जिस तरीके से उन्होंने जिसको कहते हैं प्रमाणित करके रखा हुआ है, वो निश्चित रूप से उनकी राजनीतिक जादूगिरी है। राखी जी, क्या वाकई ये गहलोत साहब की जादूगरी है कि वो केंद्र को टारगेट कर रहे हैं और दबाव की राजनीति को लेकर के बात कर रहे हैं? और आज जिस तरीके से उपराष्ट्रपति ने और राज्यपाल ने उनको जवाब दिया, वो क्या वाकई सक्षम है? देखिए हेमंत जी, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि गहलोत जी कई तरह की बातें राजस्थान के अंदर कर रहे हैं और राजस्थान की जनता जानती है कि अपनी रिलेवेंस, पॉलिटिकल रिलेवेंस को बनाए रखने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट गहलोत जी दे रहे हैं। 1.5 साल से ऊपर हो गया उनको मुख्यमंत्री पद से हटे हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर ही उनको कोई बड़ा अच्छा पद नहीं मिल पाया और इसीलिए वो लगातार अपनी प्रासंगिकता को शो करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जब उन्होंने ये बातें कही तो उसका कोई आधार नहीं बताया। जब इस तरह की बातें की जाती हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं पर क्वेश्चन किए जाते हैं, तो 10 साल का यूपीए का कार्यकाल याद आता है। वो सीबीआई को पिंजरे का तोता कहने वाली सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट भी याद आता है। यह भी दिखता है कि किस तरह से 10 साल तक प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हमने देखी जब बाहर से विदेशी मेहमान आते थे, लेकिन सोनिया गांधी बैठी रहती थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी को खड़ा रखा जाता था। ऐसी एक तस्वीर आते आते रास्ते में मैंने देखी तो मिल गई, और ऐसी बहुत सारी गूगल करेंगे तो तस्वीर मिल जाएगी जिसमें भरी मीटिंग के अंदर मनमोहन सिंह जी को एक चेयर से चेंज करवा के दूसरे चेयर पे बिठाया गया। तो जिस तरह से गहलोत जी बात कर रहे हैं वो साफ साफ दिखता है उनके पास कोई आधार नहीं है अपनी बात का। लगातार प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश की कि सही तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से काम हो, चाहे वो अगर ये हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन उठाते हैं, ये सेना पे क्वेश्चन उठाते हैं, ये ईवीएम पे क्वेश्चन उठाते हैं। तो अपनी सहूलियत से जो
कांग्रेस पार्टी सेंट्रल में कर रही है वही राजस्थान में कर रही है। अशोक गहलोत जी को समस्या यह है कि राजस्थान के अंदर ऐसा कैसे हुआ कि भाजपा के दो नेता ओम बिरला जी और जगदीप धनखड़ जी, जिनका नाम आते ही राजस्थान की याद आती है, उनसे बड़े कैसे हो गए। उनको इस बात की तकलीफ हमेशा रही है। उन्होंने आपस में भी, जब इनकी पार्टी के लोग हैं, उनसे झगड़ा किया और उसके बाद उन्हें लगता है कि कैसे कोई नेतृत्व इतनी अच्छा काम जो है पूरे देश के अंदर और विश्व में नाम करता है। तो इसलिए प्रॉब्लम है गहलोत जी को, सिर्फ यही इसका रीजन है, क्योंकि आधार कुछ नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए इन्होंने। सचिन पायलट जी के पिताजी के प्रोग्राम में जाने के बाद भी उस पर क्वेश्चंस उठा दिए कि हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया था। तो मुझे लगता है कि गहलोत जी अपनी बात की रेलेवेंस को खो चुके हैं, क्योंकि उनके किसी बात का कोई आधार नहीं है। हमने लगातार इस तरह का काम किया, जो जनता ने मैंडेट दिया उसी के आधार पर। लेकिन राखी जी, कांग्रेस पार्टी पहले भी सदन में भी आरोप लगाती रही कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लोकसभा के अंदर जो लोकसभा स्पीकर है वो दबाव में काम करते हैं और इसलिए विपक्ष का माइक बंद कर देते हैं राहुल गांधी को बोलने। ऐसे आरोप तो कांग्रेस ने पहले भी लगाए हैं। राज्यसभा में भी जगदीप धनखड़ को कई बार हमने देखा कि इस तरह से विपक्षियों ने आरोप लगाए। देखिए हेमंत जी, आरोप कई बार लगे, लेकिन बात यह है कि जिस मुद्दे के साथ में कांग्रेस पार्टी लोकसभा में आती है, राज्यसभा में आती है, उन मुद्दों का क्या होता है। बेसिकली वो कबड्डी का जो मैच होता है ना, हिट एंड रन करके कांग्रेस पार्टी भागती है। आप मुझे बताइए, पेगासस के लिए एक बार इन्होंने लोकसभा की कार्रवाई पूरे सेशन के लिए नहीं होने दी। जब पेगासस की जांच के लिए राहुल गांधी का फोन मांगा गया तो उन्होंने फोन देने से इनकार किया। फिर इन्होंने हिडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण जो है पूरी लोकसभा की जो कार्रवाई थी उसको स्थगित कराने का काम किया। आज कहां है हिडनबर्ग। इस तरह की एक्टिविटीज से अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है, हमारे देश का जो इकोनॉमी है उस पे फर्क पड़ता है। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। आप बताइए, राफेल की बात पर एक बार इन्होंने लोकसभा स्थगित कराई, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांगी। कौन सा ऐसा इशू है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसपे कांग्रेस पार्टी टिकी रही। इन्होंने लगातार सिर्फ और सिर्फ कैसे जनता के काम रुके, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, लोकसभा में एक पॉजिटिव डिस्कशन हो जाए, इसको रोकने का काम किया है। कौन सी ऐसा मुद्दा था जिसको कि लोकसभा की कार्रवाई खत्म होने के बाद इन्होंने कंटिन्यू रखा हो, आप मुझे बता दीजिए। वो तो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए उस इशू को लेकर के आते हैं और उसके बाद छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको तथ्य देने होंगे, चाहे वो राजस्थान से रिलेटेड मैटर हो, चाहे देश से रिलेटेड मैटर हो। आप पेगासस की बाहर के देशों में जाकर के स्टेटमेंट देते हैं। बाद के अंदर तो क्या विपक्ष तो मामला उठाता ही है, उसको उठाने की आजादी देनी चाहिए। अब 2G वाला मामला, उसमें कितने लोग फिर हो गए। और आप कहते थे कि काला धन लेकर के आएंगे, और काला धन की अभी रिपोर्ट आई कि बढ़ गया और कई स्विस बैंक में। तो ये विपक्ष कह रहे हैं कि भाई हमें अपनी आवाज नहीं उठानी। ये सब आवाज उठाने की सबको आजादी है। अभी गहलोत साहब ने, देखिए गहलोत में राखी जी, गहलोत साहब ने कहा कि भाई हमारी सरकार थी तब भी कई बार विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन हमारे समय में किसी को कोई लंबे समय तक सस्पेंड नहीं किया गया। लेकिन बीजेपी की सरकार में विधानसभा के स्पीकर पर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में गोविंद सिंह डोटासरा को सदन से बाहर निकाल दिया और फिर 1 घंटे की डिबेट रखने लग गए उसके पीछे। तो क्या ये संविधान के तहत हो रहा है, ये सवाल उन्होंने पूछा। देखिए हेमंत जी, जिस तरह की भाषा का प्रयोग इस बार विधानसभा के अंदर हुआ, जिस तरह से डोटासरा जी ने कहा कि मेरी जूती जाकर के बात करेगी विधानसभा अध्यक्ष से, क्या आप इस भाषा को लोकतांत्रिक भाषा मानते हो। मुझे एक भी प्रकरण बता दीजिए कि 5 साल जब कांग्रेस सरकार थी और अध्यक्ष थे तब किसी भी बीजेपी विधायक ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। आप इस तरह को, इस चीजों को एक्सेप्ट करेंगे और इस चीज को अगर जनता में लेके जाएंगे तो आप लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था को नीचे लेकर आ रहे हैं। डिटोरिएशन होएगा। अगर गलत स्टेटमेंट दिए जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष के लिए तो उसका अपोजिशन किया जाएगा। जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया वो साफ साफ कांग्रेस पार्टी की फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। और मुझे लगता था कि गहलोत जी इस एग्जाम्पल को तो कोट करेंगे ही नहीं, उन्होंने जानबूझ के किया है, शायद डोटासरा जी की ये बात फिर से जनता के बीच में जाए कि किस तरह की ओछी भाषा का उपयोग इनके प्रदेश के अध्यक्ष करते हैं, जो मानेसर की देन है। लेकिन ये भाषा अगर चलेगी तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सही नहीं हो सकती। कोई विधानसभा अध्यक्ष हो, इस तरह की भाषा को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। राखी जी, मैं आता हूं और हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता भी ज्वाइन कर जाएंगे तब तक। और लेकिन रावत साहब, एक सवाल है कि क्या अशोक गहलोत, जैसे कि अभी पोद्दार साहब कह रहे थे कि वो इतने बड़े जादूगर है कि वो जानते हैं कि किस तरीके से मुद्दे उठाने और कैसे उनको ध्यान आकर्षित करना है, दिल्ली पर उनका निशाना साधने का मकसद क्या रहा कि भाई वो सेंटर की राजनीति के अंदर आए, केंद्र में चर्चा का विषय बने, और इसका असर ये हुआ कि उसका रिएक्शन भी आने लगा, जैसे उपराष्ट्रपति ने रिएक्ट किया।
देखिए, मैं अमन जी, आज उपराष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ने इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट की कि हम दबाव की राजनीति में नहीं आते हैं। हमारे जो संवैधानिक जिम्मेदारी हमको दी हुई है और जो संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ में जो अधिकार मिले हुए हैं, हम उनके साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अशोक गहलोत साहब की अगर राजनीति पर विचार करें, तो मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत साहब केंद्र की राजनीति पर जाना चाहते हैं, इसलिए बड़े लोगों पर, बड़े नामों पर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसा पहले भी कहा कि उन्होंने जो दो नाम लिए वो दोनों राजस्थान की राजनीति को बिलोंग करते हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो चाहे लोकसभा। इसके पीछे का मकसद तो यही हुआ कि भाई दबाव में कौन डाल रहा है, वो सीधा क्या प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं? देखिए हेमंत जी, दबाव में किसके, ये सवाल तो उठता है जब वो कहते हैं कि दबाव में काम कर रहे हैं, तो वो सीधा इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली दबाव में ला रही है। और दिल्ली से सीधा इशारा उनका क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या सीधा प्रधानमंत्री पर वार कर रहे हैं? देखिए, अगर हेमंत जी आप सीधे भी बात करना चाहें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस तमाम पिछले कई सालों से इस तरह के आरोप लगा रही है कि तमाम संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है। ये वास्तविकता है, इसमें हमको कहीं कोई शक शुबा होना नहीं चाहिए कि कांग्रेस लगातार घेरने की कोशिश करती है कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका एक तरह के इसका उन पर कंट्रोल करने की नरेंद्र मोदी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। यह आरोप लगातार कांग्रेस लगाती है, लेकिन आपको अगर यह आरोप लगाते हैं तो आपको उन आरोपों के लिए आधार भी दिखाना पड़ेगा। अगर आपने उपराष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाया है तो आपको उपराष्ट्रपति के उन प्रसंगों का भी जिक्र मुझे लगता है कि करना चाहिए कि यहां पर उनकी भूमिका संदिग्ध थी, यहां पर उन्होंने सरकार के दबाव में, प्रधानमंत्री के दबाव में काम किया, या लोकसभा अध्यक्ष पर तमाम पिछले हमने 2 बार के उनके कार्यकाल में भी देखा तमाम तरह के आरोप लगे। हालांकि उन पर एक उंगली इसलिए भी उठती है कि उनको सीधे 540 लोगों को कंट्रोल करना होता है, और ऐसे में उनके साथ में हो सकता है कि कुछ चीजें कई बार विपक्ष को पसंद नहीं आती और कई बार पक्ष को पसंद नहीं आती हैं। ऐसे में यह आरोप बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है कि आधार के साथ में अगर आरोप लगाए जाएं तो ज्यादा अच्छा हो। हमारे साथ में डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आपका स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप ये बताइए प्रदेश की जनता को कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को ये लगता क्यों है कि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष सब दबाव में काम कर रहे हैं, और किसके दबाव में? हेमंत जी, आप पिछले 11 साल का इतिहास देखें, संसदीय इतिहास देखें तो क्या हो रहा है। संसद में कैमरे का जो फोकस है वो सिर्फ 2 लोकसभा अध्यक्ष पे और उपराष्ट्रपति जी पे रहता है। विपक्ष के लोग बोलते हैं, उनको दिखाया नहीं जाता है। सारे तंत्र पर कब्जा कर उन्होंने जिस तरह की रणनीति अपनाई है, और उपराष्ट्रपति की बात तो क्या करें, संसदीय इतिहास में पहली बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में आया है। तो ये अपने आप में एक अजीबी कहानी है कि इस 75 साल के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। आखिर ऐसी क्या वजह रही? इससे पहले जितने उपराष्ट्रपति हुए उन्होंने संसदीय मानदंडों का सम्मान किया, लेकिन ये उपराष्ट्रपति अपने दबाव में, यदि विपक्ष का कोई नेता प्रभावी रूप से अपनी बात करने की बात करता है तो वो उसे बीच में टोकते हैं, उसे बोलने नहीं देते हैं, कैमरे पर अपना नियंत्रण रखते हैं। और जैसा कि उन्होंने, आपने देखा, उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में महिला सांसद जया बच्चन और महुआ मोइत्रा के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो संसदीय इतिहास में किसी ने नहीं किया है। वो महिलाओं के सम्मान की बात ये पार्टी करती है। और दूसरी बात, उपराष्ट्रपति ने संसद में कहा कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के बारे में चर्चा होनी चाहिए। इनको पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संविधान देखिए, उसकी धारा 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, और जिनकी सदस्यता का जो फॉर्म है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसमें लिखा हुआ है, जिस तरह की बात हो रही है उसमें साफ साफ लिखा है। और ये पूरे राष्ट्र को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र को। इनके महामंत्री सहस्त्र बोले, कह रहे हैं कि संविधान में सामाजिकता पर और धर्म से चर्चा होनी चाहिए। जो लोग अनेक दलों से घूमकर इस पार्टी में आए हैं, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस, जनता दल,
उसमें होकर आए हैं। कौन से इन शब्द लोगों कहे को थे, ये भारतीय बता जनता दीजिए। पार्टी के संविधान की कौन से शब्द जो कहे थे, जो इनका प्रवेश नहीं में चलेगा। जो हेमंत जी, ये संसदीय गलत बात सदस्य है। का फॉर्म है आप कुछ उसमें भी देखिए बोलोगे आकर के, यही उसमें तो सब भ्रम की कुछ स्थिति गहलोत सरकार सामाजिकता यही प्रवक्ता कर और रहे हैं धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख इनसे है। पूछिए उसके ये मजाक कि उड़ा रहे जया हैं। बच्चन जी को जो किस लोग चीज के अपने लिए पार्टी के कौन सा संविधान शब्द का बोला था, वो बता सम्मान दें। नहीं कर सकते हेमंत जी, ये गलत वो है, देश गलत के बात है। संविधान को कैसे ऐसे मानेंगे? hit and run नहीं इन चलेगा, लोगों की आप बता संविधान दें। के प्रति जया बच्चन अपनी जी पार्टी को के संविधान के उपराष्ट्रपति प्रति जी ने और देश कौन के से संविधान के अपशब्द प्रति कहे थे? इनका जनता कोई को सम्मान नहीं है। बताइए ये ना। लोग सिर्फ संविधान की बात करते हैं बदलने की। अपने भारतीय जनता पार्टी के संविधान में जिस बात को सदस्यता के रूप में स्वीकार किया है उसको समझ लें, उसको नहीं पढ़ते। 25 पेज का संविधान है भारतीय जनता पार्टी का, उसको किसी नेता ने नहीं पढ़ा। शिवराज सिंह ने नहीं पढ़ा, जगन्नाथ जेपी नड्डा ने नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। सवाल यही है कि अपनी पार्टी के संविधान की तो बात छोड़िए, अब देश के संविधान की बात करते हैं और अपने संविधान की इनको कोई जानकारी किसी नेता को नहीं है। जो पार्टी अपने संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखती वो देश के संविधान को कैसे सहन कर सकती है? अब शब्द बता दीजिए ना, जया बच्चन जी को कौन कौन से बोले थे, एक बार प्लीज बता दीजिए, मालूम चले। काली मां बोला जी, मैं और कैसे उसको बोला? बिल्कुल नहीं बोला काली जया मां। अमिताभ बच्चन कहा, जबकि अरे, संसदीय नाम जया नहीं था उनका। अमिताभ बच्चन? अरे, जया ये बोलिए। अमिताभ बच्चन ये का शब्द है। उसको किया हेमंत गया, जी, मुझे जबकि objection है संसदीय इस बात व्यवस्था पे। में उनका नाम महिलाओं जया को- बच्चन है। की बात उनका सुनिए अपमान तो, किया गया। वो खुद ही और अपने आप इन्होंने- को- इन्होंने सुनिए उसको तो, प्रदीप जी। उठाया। कोई बात पूरे नहीं, देश को झूठ बात बोल रहे मालूम हैं है, पूरे देश को बात प्रदीप मालूम जी। है कि उन्होंने जया अमिताभ बच्चन नाम एक-एक से करके, पुकारा, एक-एक करके। जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया। संसदीय में उन्होंने नहीं, प्रतिरोध ये कौन किया सी और गाली कहा हुई? कि मेरा सही नाम उच्चारण करें। नहीं, ये और कोई उस गाली पर- हुई क्या? कौन सी गाली हुई? सवाल ये नहीं है उनका, ये संसदीय नाम नहीं है। नहीं, उनका ये नाम जया अपमान क्या बच्चन हुआ? है। ये बताइए, किसी का संसदीय- अपमान क्या हुआ? जया बच्चन जी कई लेकिन मौकों पर खुद सवाल यह है कि जो नाम संसदीय परंपरा में है उसका उल्लेख नहीं करके उन्होंने क्यों उस नाम को जोड़ने का प्रयास किया ये अपशब्द है और क्या? उसका उन्होंने ये उल्लेख अपशब्द किया, है क्या? उसका विरोध किया ये अपशब्द है और क्या? सारी महिलाओं ने इसका राष्ट्रीय स्तर पर विरोध अच्छा किया। है, अच्छा है हेमंत जी, जी। लोगों को मालूम चल गया कि किस बेसिस पे ये चाहते हैं कि दबाव है। अगर ये बेस है दबाव का तो ये दबाव अच्छा दबाव मुझे है। लगता इसमें कोई प्रॉब्लम 150 नहीं सांसदों चाहिए। को आपने बिना किसी सस्पेंड करके प्रोडक्टिव 46 चीज बिल से पास आप किए। अच्छा, एक बात बताइए, बस के सुनिए तो, लोकतंत्र को आपने प्रदीप हवा जी, देकर प्रदीप जी, 46 जी। बिल आपने पास किए। प्रदीप जी, प्रदीप जी। जी, ये बताइए 28 जुलाई 1979 को किसका दबाव था? संदर्भ क्या 75 है? में किसका दबाव था? हमने आपातकाल किसके उल्लेख दबाव में कीजिए ना, लगाया किस था? बात की, मैं किस पूछना संदर्भ में चाहता हूं बात चौधरी करना चरण है? सिंह का वाकया जो आप आपको मुझे याद है। बताइए, आप मुझे संदर्भ दीजिए, मैं चौधरी बात चरण करता सिंह हूं का, आपसे। अच्छा मैं जी, बता रहा हूं, बताइए। मैं बता रहा हूं, संदर्भ बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। चौधरी चरण सिंह की सरकार कैसे गिरी, किसके दबाव में गिराई, समर्थन दिया और कितने से दिनों में सवाल वापस ये है कि खींच लिया? आप जिसकी बात करना चाहते हैं उसका आज की बात से रिलेवेंस क्या है, मुझे बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूं कि ये दबाव क्या है, बात कर रहे हैं, ये दबाव 50 क्या है साल पहले- राजनीति में और कैसे 50 दबाव साल था? पहले तो भारतीय मैं जनता रिलेवेंस पार्टी बता रहा हूं ना का सर, अस्तित्व ही नहीं था। मैं रिलेवेंस बता रहा हूं, 20 मैं साल से आप सत्ता में हैं, मैं बता रहा हूं ना 20 साल सर। से सत्ता में हैं। दबाव क्या होता है? 1975 की बात करके आप क्या संदेश एक कोई देना चाहते गाना हैं? चल रहा है आप जिस उसको विषय पर बंद बात करवा करना करके चाह रहे उस हैं, आदमी पर बैन वर्तमान लगा पर दे, वो बात दबाव कीजिए। है, बात वो कीजिए। दबाव है। आप उलझाइए वो दबाव मत। है कि नहीं है? आप बहस को उलझाइए मत। आप आज के वर्तमान में जिस विषय पर उसकी बात कीजिए। अच्छा, मैं आज के जगदीप वर्तमान, धनखड़ की आप बात कर रहे हैं। ओहो, तो सवाल यह है, मैं आपसे कहना चाहता हूं उपराष्ट्रपति के बारे में कि जी। उन्होंने बहुत पार्टियां देखी है, वो कांग्रेस से निकले, वो जनता लेकिन दल में उपराष्ट्रपति गए, कह अब रहे वो हैं, भाजपा सुनिए में हैं। सुनिए सर, और उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की राजस्थान का चरण आदमी, वंदना, जिस राजस्थान तरह का से आदमी लोकसभा किसी के अध्यक्ष दबाव में आ ही और- नहीं सकता। और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति कर रहे हैं। चतुर्वेदी वो साहब। क्षण की, लोकतंत्र में क्षण की बात है। चतुर्वेदी साहब। प्रधानमंत्री के सामने चतुर्वेदी आगे साहब, झुककर नतमस्तक होकर अच्छा ठीक है, उनका चतुर्वेदी अभिवादन साहब, करते हैं। ये आपके लिए वो प्रोटोकॉल का भी लोकतंत्र में कोई सम्मान शर्म की नहीं बात, करते। ये लोकतंत्र कहाँ है आपका ऐसा जिसमें आपातकाल शर्म की बात नहीं है, जिसमें किसी को आश्वासन देकर के महीने भर के अंदर उसकी सरकार गिरा देना, मतलब वो परेशानी की बात नहीं है, किसी को भरोसा देकर खींच लेना, अघोषित चाहे कि नहीं आपातकाल तो गिरा अभी दे। है हेमंत जी, अघोषित आपातकाल तो अभी है। आपने मीडिया गला घोंट दिया, आपने सूचना के आधार पर बंद कर दिया। आप अच्छा, कहना क्या चाहते हैं? अभी 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 एक मिनट, एक मिनट, एक सरकार मिनट, ने एक लोगों मिनट, के एक मानवीय मिनट, एक अधिकारों मिनट, पर एक जो मिनट। हनन किया है पोद्दार उसके बारे साहब, में पोद्दार साहब वो आप कह रहे हैं, कीजिए ना, पोद्दार बात साहब, कीजिए ना। पोद्दार साहब, इस पोद्दार सरकार में साहब, वो अघोषित कह रहे हैं कि आपातकाल अब अभी अघोषित आपातकाल है, अभी हालात ज्यादा खराब हैं बजाय आपातकाल के दौरान। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब आप नहीं गलत बैठे वस्तु होते, करते हैं तो अपन तो गलत जेल स्टेशन में पे होते हैं पहुंचते हैं और हाँ, लगातार विपक्ष देखा है, देख रहे सालों हैं, से पत्रकारों को जेल में डाला है, नहीं कर पा रहे हैं। पत्रकारों को जेल अब में डाला मुझे है। एक बात बताइए, अब इनको सुनने की भी क्षमता नहीं है उनके अंदर। अच्छा सुनिए तो, पत्रकारों वाली बात पे आ जाते, सुनिए, अरे सुनिए सर, सर 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 सर, प्रदीप जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी,
आप जिस तरह प्रदीप से जी, राशि का आवंटन कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। और जिस तरह से मीडिया की प्रायोरिटी निश्चित कर रहे प्रदीप हैं, जी, उससे निश्चित ही देश को प्रदीप बर्बाद जी, आपकी सरकार थी। अच्छा, अभी अब अभी कुछ दिनों पहले गहलोत साहब की सरकार थी। कितने पत्रकारों पर जयपुर में केस हुए, बताइए जरा। मैं बोलूं हेमंत जी, मैं बोलूं हेमंत जी। कल्याण के लिए सरकार ने कितने काम किए हैं गिनाना लगभग ठीक है, बोल दीजिए, आप ही बोल दीजिए। ठीक है, हाँ बोलिए पोद्दार साहब। बोलो बोलो बोलो। ऐसा है हेमंत जी, एक बार डाउन कर दीजिए सर की आवाज, पोद्दार साहब। हाँ हाँ, देखिए हेमंत जी, ऐसा है कि इन चीजों को आपको समझना चाहिए कि अगर आप देश में अघोषित आपातकाल बताते हैं तो लगभग 12 से 13 स्टेटों के अंदर गैर भाजपा सरकारें हैं। क्या वहां पे भी आपातकाल है? क्या वो सरकारें स्वच्छंद कार्य नहीं कर रही है? क्या पंजाब की सरकार या तेलंगाना की सरकार या कर्नाटक की सरकार स्वच्छंद कार्य नहीं कर रही है? और अगर वो स्वच्छंद कार्य कर रही है तो क्या मतलब 12-13 राज्यों में आपातकाल नहीं है, बाकी राज्यों में आपातकाल है? तो आप ये कहिए कि आंध्र प्रदेश में आपातकाल है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि एक बार कल्पना कीजिए कि 25 जून 2025 यानी कि अभी 5 दिन पहले अगर इस देश का संविधान सस्पेंड कर दिया जाता, ठीक है, अगर यहाँ पे चतुर्वेदी जी जवाब दे रहे हैं। चतुर्वेदी जी जवाब दे रहे हैं। जी बोलिए सर चतुर्वेदी जी। संदर्भ पूरा बताइए, अभी पूरी बात में सुन नहीं पाया। इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, संदर्भ भी समझ में नहीं आया, डिबेट खत्म होने वाली है, बताइए आप। संदर्भ आप मेरे वाले का जवाब दे दीजिए। आप पत्रकारों पर केस की बात कर रहे हैं। संदर्भ बनाने इनका बताइए मुझे। संदर्भ ही मालूम नहीं चल रहा अब तक, तो समझ ही कुछ आ रहा है। क्योंकि मुझे कार्यक्रम की भूमिका मैंने वो देर से आए इसलिए मुझे बताइए इनका संदर्भ क्या है, मैं जवाब दूंगा इसको, मैं जवाब दूंगा, बताइए जल्दी टाइम नहीं है सर, बोलिए संदर्भ बोलिए पोद्दार साहब जल्दी। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि देश के अंदर 12-13 राज्यों के अंदर अपोजिशन की सरकार है, क्या वहां पे भी है घोषित आपातकाल है या वहां पे स्वतंत्र सरकारें हैं? तेलंगाना की सरकार स्वतंत्र कार्य कर रही है या वहां पे भी घोषित आपातकाल लगा रखा वहां के मुख्यमंत्री ने? सत्ता में वापस आ गए 2 साल में हम सत्ता में वापस आए। वो कह रहे हैं कि जहां अपोजिशन की सरकारें हैं वहां पर भी अघोषित आपातकाल है क्या? राखी जी एक आखिरी रिएक्शन लापता हो गए। राखी जी वापस आए बहुमत के साथ सरकार में। ये इंदिरा गांधी की जीत थी, लोगों ने समझा अनुभवी नेतृत्व हमेशा लोगों के भले के लिए होता है। 3 साल में इनका चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला है, लेकिन कहते हैं कि गहलोत की माया गहलोत ही जाने। फिलहाल विपक्ष लगातार हमलावर सरकार पर है और सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर दबाव की नहीं विकास की राजनीति।